बैंक चार्जेस जो होते हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का अकाउंट है, कितना बैलेंस मेंटेन हुआ हुआ है, कितनी मरतबा हमने बैंक की सर्विसेज इस्तेमाल करी हैं। फॉर एग्जांपल एक मरतबा एटीएम कार्ड यूज़ करें तो 15 रुपये चार्जेस लगते हैं। अब 10 दफ़ा एटीएम कार्ड यूज़ करें तो 150 लगेगा, 100 दफ़ा एटीएम कार्ड यूज़ करें तो 1500 लगेगा, सो ऑन सो फॉर्थ। तो बैंक चार्जेस महीने के एंड में हमें बैंक स्टेटमेंट से ही पता चलेंगे। ऑफ कोर्स ये चीज़ हमारी कैश बुक में नहीं आ रही होगी। इसी तरह एक चीज़ होती है स्टैंडिंग ऑर्डर और एक होता है डायरेक्ट डेबिट। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी को पेमेंट करी है, फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट करनी है, रेंट की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो रेंट के केस में इस्तेमाल हो जाता है। अब रेंट के केस में हमने सेम बंदे को पेमेंट करनी है, हर महीने करनी है, यानी कि रेगुलर इंटरवल से करनी है और सेम अमाउंट की करनी है, क्योंकि एटलीस्ट 1 साल तक तो मंथली रेंट फिक्स्ड होता है। तो बजाय इसके कि मैं भी याद रखूं और वो भी मेरे चक्कर काटता रहे दरवाजे के, तो भाई मैं एक फैसिलिटी अरेंज कर लूँगा जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर फैसिलिटी। यानी कि मैं बैंक को लेटर लिखूंगा, अपने लैंडलॉर्ड की बैंक की डिटेल्स भेज दूंगा और बैंक को नोटिफाई कर दूंगा कि जी हर महीने एक सेट डेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल हर महीने की 2 तारीख को मेरे अकाउंट से आप, फॉर एग्जांपल ऑफिस का रेंट है 1 लाख, तो मेरे अकाउंट से 1 लाख काट के इन साहब के अकाउंट में जमा करा दें। तो ये बैंक करता रहेगा। इसका नाम क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर। एक दफ़ा बैंक को ऑर्डर दे दिया, नाउ दिस ऑर्डर विल स्टैंड, और बैंक हर महीने करता रहेगा जब तक कि मैं इसको कैंसिल ना करवा दूं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने प्रेमिसेस छोड़ दी है, वो अब मैं किसी और जगह शिफ्ट हो गया हूँ, तो आना जरूरी होगा, क्योंकि बैंक को तो नहीं पता ना, बैंक तो करता है। तो जब सेम डे को पेमेंट हो, सेम अमाउंट की पेमेंट हो और रेगुलर इंटरवल के साथ पेमेंट हो, तो फिर हम स्टैंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग हो, यानी कि सेम पर्सन ना हो या सेम अमाउंट ना हो या रेगुलर इंटरवल ना हो, तो फिर हम डायरेक्ट डेबिट का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्ट डेबिट यूज़ होती है फॉर एग्जांपल पेड रिसीवेबल्स को पेमेंट कर। अब रिसीवेबल्स आपको पता है कि अलग अलग लोग में अगर सेम बंदा अलग अलग मिस्टर हैं, मिस्टर जी हैं। अब अगर हम मिस्टर एक्स की भी एग्जांपल ले लें, तो किसी महीने हमने ज़्यादा गुड्स खरीदी होंगी, किसी महीने कम गुड्स खरीदी होंगी, किसी महीने जल्दी पेमेंट करेंगे, किसी महीने थोड़ा लेट पेमेंट करेंगे। तो इरेगुलर इंटरवल है, अमाउंट्स भी अप डाउन हो रही हैं, तो हम एक दफ़ा तो ऑर्डर पास नहीं कर सकते ना स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह। तो हमें हर दफ़ा बैंक को नोटिफाई करना पड़ेगा कि यार हमारे अकाउंट से पैसे काटो और इन साहब के पास जमा करा दो। तो डायरेक्ट डेबिट एक दफ़ा के लिए होता है। मैंने बैंक को बोला कि जी ये फलाना साहब है, इनका ये अकाउंट डिटेल्स है, इनके अकाउंट में 70,000 भेज दें। उसने 70,000 भेज दिया, 15 दिन बाद मैं फिर पेमेंट करूँगा, तो मैं फिर से बैंक को लेटर लिखूंगा या ईमेल करूँगा कि यार इन साहब के अकाउंट में 25,000 ट्रांसफ़र कर दें, तो फिर से 25,000 ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब आप मुझे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर सर आपकी आवाज बहुत सैलरीज कट पे रही है। करनी सर आवाज कट रही है दोबारा से। तो चार्जेस वेरी स्टैंडर्ड। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अब सही हुई बेटा आवाज? सर अभी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कट रही है। बेहतर। अब सही हो गई बेटा? यस। ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, तो बेटा मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सैलरीज की बात करूं, सैलरीज की,
तो क्या स्टैंडिंग ऑर्डर यूज़ करना चाहिए या डायरेक्ट डेबिट? चैट पे लिखिएगा, चैट पे लिखिएगा बेटा। सैलरीज की अगर हम बात करें तो सैलरीज के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर या डायरेक्ट डेबिट? चैट पे लिख के बताइएगा। एवरीवन, आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। बच्चों सबने पार्टिसिपेट करना है। अगर सैलरीज पे करनी होती हैं एम्प्लॉयज़ को तो उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर फैसिलिटी ली जाए या डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी ली जाए? वही बात है। जी बोलें। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि सैलरीज के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर यूज़ करेंगे या डायरेक्ट डेबिट? सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट, डायरेक्ट डेबिट यूज़ करेंगे बेटा। अच्छा आप सुनिएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? इसको सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। किसी ने कुछ ओवर तो देंगे सो ओके। हाँ जी, अब सही हुई आवाज़? जी सर, अब जिससे बेटर है। बेटर है। ओके मैं दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके तो बेटा सैलरीज के केस में सेम पर्सन को है और रेगुलर इंटरवल के साथ सैलरीज पे हो रही है, लेकिन अमाउंट वेरी कर सकती है ना। किसी ने छुट्टी कर ली है तो उसके पैसे कट जाएंगे, किसी ने ओवर टाइम कर लिया तो उसके पैसे बढ़ जाएंगे, सही है ना, सो ऑन सो फोर्थ। तो सैलरीज के लिए अमाउंट वेरी करती है, तो सैलरीज के लिए फिर आप डायरेक्ट डेबिट यूज़ करें, ये बेहतर है। तो सैलरीज के लिए भी डायरेक्ट डेबिट, तो ये बात है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। देयर कैन बी एन ओमिशन इन द बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट में कुछ अमाउंट्स ओमिटेड होंगी लाजमी। अगेन ये एरर से मुख्तलिफ है। एरर तो ये है ना कि बैंक ने गलती से कोई ट्रांजैक्शन डेबिट की क्रेडिट कर दी, क्रेडिट की डेबिट कर दी, तो ये चीज़ है। लेकिन ओमिशन का मतलब क्या है कि बैंक को पता ही नहीं होंगी वो ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो इसलिए वो बैंक स्टेटमेंट से ओमिटेड होती है। तो इसमें बेटा सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स और एक होता है अनक्रेडिटेड चेक्स या अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अब पहले हम समझते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स को कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या चीज़ है। देखो बेटा, हमने किसी को चेक पे कर दिया, अगर हमने चेक पे कर दिया क्या डबल एंट्री होगी, बैंक क्रेडिट और पेएबल डेबिट। तो जैसे हमने चेक लिखा, हमने बैंक को कर दिया क्रेडिट और पेएबल को कर दिया डेबिट, तो ये हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर आ रहा होगा, appearing on the credit side of the cash book। लेकिन जिन साहब को मैंने चेक दिया है वो जेब में रख के बैठे हुए हैं, वो बैंक के पास गए ही नहीं है, तो बैंक को तो कोई वही तो नहीं आएगी ना कि यार मैंने चेक लिख दिया। तो जाहिर सी बात है जब वो बैंक में जाकर उन्होंने चेक जमा ही नहीं कराया तो मेरे अकाउंट से पैसे माइनस हुए ही नहीं होंगे। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पर आ रहा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, सो नॉट अपीयरिंग द बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, एक मतलब बैंक की डेबिट साइड, ऐसा क्यों होता है? मिसाल के तौर पे जब हम, मैं एक अलग एग्जांपल दे रहा हूँ इससे हटके, हमने पैसे जमा कराए, तो जब हमने पैसे मनी पुट इन द बैंक, जब हमने बैंक में पैसे जमा कराए बेटा,
तो हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, यही एंट्री पड़ी है ना हमने, कैश हमने बैंक में जमा करा दिया। बैंक क्या करेगा अपने पास एंट्री, बैंक अपने पास ये एंट्री करेगा कि कैश डेबिट कर देगा, पैसे आ गए उसके पास, और हमारा अकाउंट जो अकाउंट होल्डर है, फॉर एग्जांपल हमारा जो भी है एक्स है, उसको वो क्रेडिट कर देगा। क्योंकि अगर आप बैंक है और कस्टमर आपके पास आके पैसे जमा कराता है तो ये उस कस्टमर की अमानत है, वो जब भी मांगेगा आपको उसको वापस करने होंगे। तो कस्टमर जो है ना वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। तो बैंक अपने पास ये डबल एंट्री करेगा, कैश को डेबिट करेगा और XYZ लिमिटेड को क्रेडिट करेगा। तो जब भी मैं पैसे डालता जा रहा हूँ तो आप बेटा नोट करें, मैं अपने पास बैंक को डेबिट कर रहा हूँ और बैंक अपने पास मेरा अकाउंट क्रेडिट कर रहा है क्योंकि उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है। मैंने बैंक में 10,000 जमा कराए तो बैंक ने मुझे 10,000 देने हैं, मैंने 5,000 और जमा कराए, अब बैंक ने मुझे 15,000 देने, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है ना। तो मैं डेबिट करता जाऊंगा अपने पास के अकाउंट में और बैंक अपने पास मेरा अकाउंट क्रेडिट करता जाएगा, साइड के बराबर होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है बेटा, अगर ये बात समझ आ गई तो जरा सर आवाज सर की वॉइस क्लियर नहीं है। सब लिखें। ये वॉइस क्लियर नहीं थी मेरी अभी? नहीं सर, नहीं थी। नहीं सर, अभी भी कट रही है। सर क्लियर वॉइस नहीं है अभी भी आवाज आप। कटना शुरू होती है, अगर मुझे एंड में बता दो कि आवाज नहीं आ रही थी उसको। जी अभी सही हुई आवाज? यस सर। जी सर बेहतर है। बिल्कुल सही हो गई अभी? यस सर। ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। तो बेटा जब हमने बैंक में पैसे जमा कराए हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। और बैंक क्या करेगा अपने पास, बैंक अपने पास कैश को डेबिट करके हमारा अकाउंट, ये हमारा बिजनेस, ये आवर बिजनेस है, हमारा अकाउंट वो क्रेडिट करेगा कि बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है। मैंने बैंक में 5,000 जमा कराए तो बैंक ने मुझे 5,000 देने हैं, तो बैंक के लिए लायबिलिटी हूँ मैं, तो बैंक अपने पास क्रेडिट करेगा। मैंने 5,000 और जमा कराए तो अब बैंक ने मुझे 10,000 देने हैं, मैंने 5,000 और जमा कराए, बैंक ने मुझे 15,000 देने हैं। तो मैं जब पैसे जमा कराता जाऊंगा मैं अपने पास बैंक को डेबिट करता जाऊंगा, मैं अपने पास बैंक को डेबिट करता जाऊंगा और बैंक अपने पास मेरा अकाउंट क्रेडिट करता जाएगा। तो जो मेरी डेबिट साइड है ना कैश बुक की, वो बैंक की क्रेडिट साइड के बराबर होती है एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गया बेटा? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो ओके बेटा, मैं क्लियर नहीं आ रही थी उससे फॉर्म किया करो, मेरा पूरी पॉइंट कंप्लीट हो जाता फिर आप कहते मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको। नहीं सर एंड में आपकी वॉइस खराब है। कितने लोगों को बेटा ये क्लियर हो गया, जरा ओके लिख दे मुझे। अच्छा, एंड में बस मैंने यही बोला कि अगर ये वाला पॉइंट समझ आ गया है ना, नहीं क्लियर तो हो गया। हमारी जो डेबिट साइड है वो बैंक स्टेटमेंट की, बस अगर क्लियर हो गया तो ओके लिख दो बेटा सब लोग, ताकि मुझे पता चल जाए कि सबको समझ आ गया है। ओके लिख दें सब लोग बेटा अगर क्लियर हो गई है ये बात। दो तीन बच्चे रह गए जी, गुड हो गया, ओके राइट, थैंक यू बच्चों। अब आगे चलते हैं बेटा। तो हम लोग ओरिजिनली क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अनप्रेजेंटेड चेक्स की। तो याद रखिएगा बेटा, जब भी हमने चेक्स पे किए हैं तो हमने क्या किया, बैंक को क्रेडिट किया और पेबल को डेबिट कर दिया।
तो हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग कर दी अपने पास। ठीक हो गया बेटा। लेकिन क्योंकि वो साहब चेक जेब में रख के बैठे हैं जिनको मैंने चेक भेजा है, या उन्होंने बिल्कुल आखिरी तारीख को जमा कराया, क्योंकि बैंक 2 से 3 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लेता है, तो अब अगर उन्होंने महीने की आखिरी तारीख को जमा कराया तो अगले महीने जाके फिर वो रिफ्लेक्ट होगा अकाउंट्स में, तो वो बैंक को रिकॉर्ड में तो नहीं आ रहा होगा ना। तो हमारी कैश बुक के क्रेडिट साइड पर आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब समरी में इसको इस तरह लिखूंगा कि कैश बुक सर की आवाज यानी कटना कि शुरू हमारा हो जो गई। बैंक अकाउंट यानी कि हमारी जो ओके जी यस सर। जी बेटा, सर। सही हो गई आवाज? जी दोबारा से सर। स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, जैसी कटने शुरू हो मेरी आवाज मुझे फौरन बताइएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने चेक पे कर दिया है तो मैंने बैंक अकाउंट में यानी कि कैश बुक के अंदर मेरा बैंक अकाउंट है ना, इसको मैंने कर दिया है क्रेडिट, ये हो गया काम। लेकिन बैंक के पास तो गया ही नहीं है, चेक किया गया है तो आखिरी तारीख को गया है, तो अगले महीने आएगा, तो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे नहीं होगा ये मौजूद। इसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। तो बेटा अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो दोबारा से मुझे बताओ, ओके लिखो सब लोग अगर पॉइंट समझ आ गया ये तो जल्दी से बेटा। सर एक बार दोबारा बता दें ये वाला पॉइंट। अरे जी जी बता रहा हूँ, जिनको समझ आ गया बेटा ओके लिख दीजिए। अरे अब क्विकली बेटा। अच्छा दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लें। ठीक है ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। बाकी बेटा जिनको समझ आ गया पीछे से ओके लिखते रहें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी चेक किसी को पे किया है तो हम क्या डबल एंट्री करते हैं, बैंक क्रेडिट पेएबल डेबिट। तो हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर आ गया ना, वो हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर आ गया, अग्रीड। लेकिन जिनको हमने चेक दिया है उन्होंने चेक जाके बैंक में जमा ही नहीं कराया, तो बैंक के रिकॉर्ड में आ रहा होगा क्या? नहीं आ रहा होगा। जब वो बैंक के पास जाएगा तभी तो चेक क्लियर होगा ना, तो बैंक के रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा होगा। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर आ गया लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर नहीं आया। ठीक है बेटा। तो जिन्होंने दोबारा पूछा है हमजा और हरम, समझ आ गया बेटा या फिर बताऊं? गुड हो गया हमजा। हरम बेटा समझ आ गया? बेटा सब लोग जरा ओके का मैसेज लिख दें जल्दी से। हरम डिड यू गेट इट? गुड हो गया, ठीक है। अच्छा ये सारी चीजें परफेक्टली हैं जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना, आपकी डबल एंट्रीज भी स्ट्रांग होनी चाहिए, इस तरह ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये भी हर टॉपिक की बेसिक्स आपकी बहुत अच्छी से आपको याद होनी चाहिए। तो क्लास के बाद बैठ के आपने इसको जबरदस्त तरीके से इसको जहन में परफेक्टली इसको याद कर लेनी है चीज़ों को, अनप्रेजेंटेड क्या है और भी चीज़ें जिस तरह मैंने बताई हैं। अब अनक्रेडिटेड इसका ऑपोजिट है। अनक्रेडिटेड क्या है कि हमें चेक मिला, जैसे ही हमें चेक मिलेगा हम डबल एंट्री क्या करें, हम बैंक को डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी कैश बुक में एंट्री हो गई बैंक अकाउंट में। अच्छा बैंक क्या करेगा अपने पास, बैंक कुछ कर ही नहीं पा रहा बेचारा, क्योंकि ये चेक हमने बैंक में नहीं जमा कराया। अब उल्टी होगी कहानी, पहले हमने जो चेक दिया था उन साहब ने जाके बैंक में जमा नहीं कराया, अब हमारे पास जो चेक आया हमने रिकॉर्डिंग तो फौरन कर दी, बैंक डेबिट रिसीवेबल सर आवाज कट सर रही आपकी है। आवाज कट रही है। जमा भी तो हम जमा ओके।
जी बेटा सर सही हो गई। दोबारा स्क्रीन शेयरिंग में ऑन कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो अनक्रेडिटेड चेक उल्टा है अनप्रेजेंटेड का। हमारे पास चेक आ गया तो हमने बैंक को कर दिया डेबिट, फॉरन बैंक डेबिट किया और ट्रेड रिसीव को क्रेडिट कर दिया, अपने पास फॉरन रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं कराया। तो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा होगा ना ये। और बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहा होगा ये चेक। क्यों? क्योंकि हमने जमा ही नहीं कराया, बैंक को पता ही नहीं ये ट्रांजेक्शन हुई है। तो अनप्रेजेंटेड का उल्टा है, ऑपोजिट है। अनप्रेजेंटेड में हमने चेक दिया तो कैश बुक क्रेडिट हो गई और बैंक स्टेटमेंट डेबिट नहीं हुई क्योंकि उन साहब ने जमा नहीं कराया। अनक्रेडिटेड में हमें चेक मिला तो हमने बैंक डेबिट कर दिया फटाफट, लेकिन हमने जाके बैंक में जमा नहीं कराया तो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे नहीं आ रहा। दिस इज व्हाट इट इज। बेटा समझ में आ गई ये बात? जल्दी से बेटा ओके का मैसेज लिखें, समझ में आ गई है तो जल्दी से, क्विकली, हरी। 2-3 बच्चे रह गए बेटा, जल्दी से। ऑलराइट, तो ये बेटा अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स बैंक स्टेट नहीं आ रहे होंगे, ठीक है? इस बात का, और इसकी शॉर्ट आपको याद होना चाहिए। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होता है और अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होता है, परफेक्टली याद होना चाहिए। अच्छा बेटा इसका स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए, जितना भी आपके पास विजिबल है चीजें। 10 सेकंड दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 4 3 2 1। और ये नीचे सारी डेफिनेशंस लिखी हैं। अनप्रेजेंटेड की डेफिनेशन है ये, अनक्रेडिटेड की है स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट क्या होते हैं यहाँ मैंने ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर बताया है, और ये इधर डायरेक्ट डेबिट बताया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फाइव फोर थ्री टू वन। ऑलराइट, तो बेटा जब भी हमारा कैश और बैंक का बैलेंस, मतलब हमारा बैंक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, यानी कि हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, जब भी इनके डिटेल सेम नहीं होते ना तो इनका बैलेंस भी फाइनल सेम नहीं आएगा। तो जब भी क्लोजिंग बैलेंस में फ़र्क होगा हमारे कैश बुक के हिसाब से और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, बराबर नहीं होंगे ये, और नहीं होंगे बराबर, हमने ऊपर ही डिस्कस किए। तो उस सूरत में हमें बैंक रिकन्सिलिएशन का एक प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसके अंदर दो ही काम है, जो कैश बुक में गलती है वो कैश बुक में सही कर दो, और जो बैंक स्टेटमेंट में गलती है उसके लिए आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सर बनाएंगे। आपकी आवाज फिर से क्या कटना जाएगा? शुरू हो गई है। कमीशंस कैश आवाज नहीं होती। जी अब आ रही है सही आवाज बेटा? यस जी सर। सर। ठीक है बेटा। जी हरीम, क्लास के बाद मुझसे याद से ले लीजिएगा आप 17 एंट्रीज का स्क्रीनशॉट। ओके, दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूं बच्चों? ओके, सो बेटा एक चीज़ बनेगी करेक्टेड कैश बुक, तो उसमें अगर कोई कैश बुक की गलती है, कोई एरर्स एंड ओमिशन है कैश बुक में तो वो आ जाएगा। एक चीज़ हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें जो बैंक स्टेटमेंट की गलतियाँ हैं, एरर्स एंड ओमिशन है, वो आ जाएंगे, ठीक है? अब ये कैसे बनेगा ये हमने अभी देखना है, तो अभी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे होगा काम। So let's do one basic question from Frankfurt.
तो बेटा ये वही बुक है जो आपके पास मौजूद है। सो लेट्स डू 30.8 फ्रॉम दिस। तो इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा हमें जो चीज़ें गिवन है वो हमें कैश बुक गिवन है। कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम, क्योंकि कैश बुक में कैश की तभी डिटेल्स होती हैं, बैंक की भी डिटेल्स होती हैं। तो हमें बैंक की डिटेल सारी गिवन है, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये बैंक का टी अकाउंट है। बैंक का ये टी अकाउंट है जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से, और ये जो नीचे हमें दिया हुआ ये बैंक स्टेटमेंट दी हुई है। अच्छा, अब बेटा इसको देखिए, हमारे पास बैंक का जो बैलेंस आ रहा है ओपनिंग बीडी, वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है। क्रेडिट साइड का मतलब है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ होती है ये भी समझ लें। अगर मैंने बैंक में 10,000 जमा कराए हैं और मैंने सारे वो पैसे निकाल लिए, अब मुझे मजीद पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन ले लूँगा उसी अकाउंट के अंदर। तो बैंक कहेगा ठीक है, आपने अपना बैलेंस तो जीरो कर लिया, मैं आपको 5,000 की शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी देता हूँ, ये पैसे आप मजीद ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली लायबिलिटी होती है, यानी कि बैंक से हमने उधार किया हुआ ये बैंक को वापस करना है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस देखें बेटा, तो कैश बुक के हिसाब से भी 1900 आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है ओडी, मतलब ठीक है बेटा। अब हम ये जो चीज ना पहले हम उसको, तो याद रहे हमारा डेबिट और बैंक का क्रेडिट, इस तरह से हमने मैचिंग करनी है। तो ये रही हमारी डेबिट साइड और वो रही बैंक की क्रेडिट साइड। तो हमारे डेबिट पे 230 है, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट पे 230 है, ये ट्रांजैक्शन दोनों जगह आ रही है। 265 दोनों जगह आ रहा है। 325 इधर आ रहा है कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। इसी तरह ये जो 102 का अमाउंट है ये बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है और कैश बुक में नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आप देखिए, कैश बुक का 1682 है, बैंक स्टेटमेंट का 2034 है। क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं कर रहा ना, तभी तो हम ये पूरी बैंक रिकन्सिलिएशन का पूरा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जो सिमिलर आइटम्स है ना उस पर टिक लगा देंगे हम, और जो डिसिमिलर आइटम्स हैं एक जगह आ रहे हैं दूसरी जगह नहीं आ रहे, उसको हमने सर्कल करके हाईलाइट कर लेना। यही काम हम क्रेडिट साइड पे भी करेंगे। 304 दोनों तरफ है, 261 दोनों तरफ है, 37 इधर है उधर नहीं है, और 94 बैंक स्टेटमेंट और 72 बैंक स्टेटमेंट में और क्या बैंक में नहीं है, कैश बुक में नहीं है। तो हमने सिमिलर आइटम्स को टिक लगा के वो आइटम्स हाईलाइट कर लिए जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। सही है बच्चों? बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? वेलकम बेटा। बेटा अगर बात समझ आ गई तो जल्दी से ओके लिख दो जरा, एक एक स्टेप के बाद। जल्दी जल्दी बेटा सब लोग, क्विकली क्विकली क्विकली, हरी अप बच्चों। जल्दी से बेटा, 2-3 लोग रह गए हैं। गुड हो गया, ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब हम क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन का पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है कि कैश बुक को करेक्ट करेंगे। कैश बुक अप टू डेट करनी है, यानी कि करेक्टेड कैश बुक बनानी है। करेक्टेड या अपडेटेड कैश बुक। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने कैश बुक को अपडेट करना है, पहली बात। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये शॉर्टर अप्रोच है, ज़्यादा आसान अप्रोच है। ये रहा हमारा सीडी, यानी कि ये बीडी इस साइड पे बन गया होगा ना, क्रेडिट साइड पर दिखाया हुआ नहीं है इसने, ये बैलेंस बीडी 1682, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस बना था कैश बुक का। इससे हम करेंगे कहानी शुरू।
आगे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये बनाया हुआ है मैंने पूरा। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट को करेक्ट किया, यानी कि ये वाला जो काम है ना, ये है करेक्टेड कैश बुक। तो बेटा शुरू कहाँ से किया? 1682 से किया। आप ये देखो 1682, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था ना, ये 1682, यहाँ से हमने शुरू किया। ठीक है, इसको हमने करेक्ट करना है। अब आप देखें बैंक स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें हैं जो कैश बुक में नहीं है, तो अगर आप देखें तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट साइड पे 94 और 72 है, जो कि कैश बुक की क्रेडिट साइड पे नहीं है, तो ये हम अपडेट कर देंगे। सो 94 है, कोई टॉक्स है ये साहब, मिस्टर टॉक्स हैं कोई, और एफ रे साहब की 72 है। तो हमने क्या किया, 94 72 को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, 94 भी रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी 72 आई थिंक मुझसे गलत हो गया, सर 72 एफ रे नहीं होगा, बैंक चार्जेस होंगे। जी वो एरो गलत लग गया, 72 ये बैंक चार्जेस हैं। ठीक है बेटा, सो टॉक्स का 94 और बैंक चार्जेस का 72, तो टॉक्स का 94 और बैंक चार्जेस का 72 ये हमारी क्रेडिट साइड पर आ गया। अब ये हमारे पास डबल एंट्री पूरी मिसिंग थी, यानी कि हमने पूरी डबल एंट्री खुद से पास करी होगी। क्या? बैंक क्रेडिट और टॉक्स का अकाउंट डेबिट, पेबल होगा ये को यकीनन। इसी तरह हमने किया होगा बैंक क्रेडिट और बैंक चार्जेस, क्योंकि एक्सपेंस है तो वो डेबिट, बिल्कुल एक्सपेंस वाली एंट्री है ना, एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो ये पूरी डबल एंट्री हमने अपने सिस्टम में पास कर दी क्योंकि हमारे पास मिसिंग थी। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखें स्टेटमेंट में वन था, ये 102 किस नाम से था? ये एफ रे के नाम से था। तो ये हमने डेबिट साइड पे एफ रे का रिकॉर्ड कर दी, यानी कि हमने पूरी डबल एंट्री कंप्लीट करी, बैंक डेबिट और एफ रे क्रेडिट, ये पूरी डबल एंट्री हमने अपने पास रिकॉर्ड कर ली। तो जितने भी सही कर ली, यानी कि कुछ चीजें जो बैंक में। इसके बाद मैंने दोबारा बैलेंस कैलकुलेट किया, बैलेंस सीडी 1746, इस तरह बैलेंस सर आवाज का मसला हो रहा है सर। और अगर आपको में हुआ है ना, ये सब बिल्कुल एंड हुआ है ना, तो जो सब बात नहीं सर बीच बेटा में आवाज हुआ आ है रही है? सर, बीच में हुआ है सर। तो बेटा उस वक्त मैंने कहा था फौरन प्रॉम्प्ट कर दिया करो। सर वो थोड़ा अच्छा सा हुआ, कितने उसके लोगों बाद को? खराब होता रहा। ठीक है, अब अगर अभी तक की समझ में आ गई ये बात जो मैंने एक्सप्लेन करी है, यही समझ में ही नहीं आया आपको हमजा? सर एंड का नहीं आया समझ में। सर एंड का जो पार्ट है ना वो समझ में नहीं आया, वो समझा दो। तो बैलेंस सीडी वाला, तो बैलेंस सीडी वाला जी सर। उसको जो बैलेंस सीडी बेटा जिस तरह कैलकुलेट करते हैं किसी भी टी अकाउंट में बैलेंस एंड फिगर, जो डिफरेंस होता है दोनों साइड्स का ना, वो ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। टी अकाउंट में जिस तरह आपने बैलेंस कैलकुलेट करना सीखा है, सेम वैसे ये बेटा देखो, बैलेंस सीडी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? देखो क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड में क्या है 1682 + 9 इतना 184, सर दोबारा से आवाज खराब ये हो गई आपकी। टोटल दोनों तरफ पे सिर्फ 102 या 4। हमजा सैयद बैलेंस शीट निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं सिंपल टी अकाउंट में? सर आपकी आवाज दोबारा से खराब हुई है बीच में। अब क्या आवाज?
अब सही हो गई सर। ठीक है हमजा बेटा, बैलेंस सीडी निकालना आता है ना, सीडी बीडी, जिस तरह हमने बेसिक टी अकाउंट्स में सीखा था चैप्टर 2, 3, 4, 6 में। सर आइडिया तो है थोड़ा बहुत। तो बेटा वो आइडिया क्यों है, वो अभी तक आपका सही से आपने प्रैक्टिस नहीं करी उसकी क्या अभी तक? नहीं सर। क्यों बेटा? सर मैं डबल एंट्रीज पे फंसा हुआ हूँ, आपको पता है। तो बेटा इसको भी तो करना है ना साथ साथ, इसको क्विकली कर लो। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके सर। कब तक इस पे फंसे रहोगे बेटा? फिर ए लेवल्स का 3 साल में थोड़ी होगा बेटा। साइड को बराबर करने के लिए जो अमाउंट होती है ना, वो बैलेंस सीडी होती है। हमजा माइक पे रहो मेरे साथ। जी सर। तो हैवी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड हैवी है ना, टोटल इसका 1848 आ गया। ये बात समझ आई? समझ आ गया बेटा ये बात? जी जी सर समझ आ गई बात। यही टोटल हमने डेबिट साइड पे भी लिख लिया। तो जो हैवी टोटल होता है ना, वो दोनों तरफ लिख लेते हैं। अब डेबिट साइड इक्वल नहीं है ना, कितने से इक्वल नहीं है? 1848 माइनस 102, ये बैलेंस सीडी बन गया। तो बैलेंस सीडी वो अमाउंट होती है जो दोनों साइड्स को बराबर करने के लिए चाहिए होती है। हमजा समझ आ गई बात? जी सर समझ आ गई। ठीक है बेटा। अब ये अभी तक जो मैंने ये करेक्टेड कैश बुक बनवाई है बेटा, अगर समझ आ गया तो सब लोग ओके लिख दें जल्दी से चैट पे। ओके लिखो। जितनी बात जो अभी तक बताई मैंने सब समझ आ आई। हरी अप एवरीवन क्विकली। ऑलराइट गुड। दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। ऑलराइट बेटा, अब जो है आपने बैंक की गलतियां सही करनी है, बैंक स्टेटमेंट की। तो हमारा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना आ रहा था, ये देखो 2034, ये क्लोजिंग बैलेंस था राइट, और ओडी लिखा हुआ है। तो अब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। यहाँ पे जो बैंक की गलती है वो सही करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैलेंस लिख दिया बैंक स्टेटमेंट का 2034। अब जब भी ड्राफ्ट होगा ना, सर आपकी आवाज खराब होना शुरू हो गई दोबारा। तो हमें, और अब मैं आपको ब्रैकेट का जी बेटा, आप सही हो गई आवाज? जी सर अब सही हो गई। ठीक है, दोबारा से स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। सो बैंक स्टेटमेंट का हमारा बैलेंस आ रहा था 2034 और ओडी था ओवरड्राफ्ट। तो जब भी ओवरड्राफ्ट होगा ना, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कि कैलकुलेशन में माइनस के तौर पे लेंगे, क्योंकि ये हमारा उधार है बैंक, जो हमने बैंक को देना है वापस। अच्छा, अभी फिलहाल आज की क्लास के लिए फॉर्मेट याद कर लें, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं फॉर्मेट की लॉजिक भी बता दूंगा। इसमें अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस हो जाएंगे और अनक्रेडिटेड चेक्स प्लस हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से हैं वो देखते हैं। अब इसके लिए आपको मेरी पूरी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए जो मैंने बताई थी। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या थे, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमने जिक्र किया था अनप्रेजेंटेड चेक्स का, जो कि कैश बुक की क्रेडिट साइड के ऊपर थे लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे नहीं थे। ये बात करी थी हमने, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे नहीं है, वो है 37 के काउल का। तो के काउल का 37 अनप्रेजेंटेड इस तरह से आइडेंटिफाई हो गया। ये हमने 37 माइनस कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिख के अनप्रेजेंटेड चेक माइनस कर देना। और अनक्रेडिटेड इसका ऑपोजिट था,
अनक्रेडिटेड क्या था, जो कि कैश बुक की डेबिट साइड पर है और बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे नहीं है, यानी कि डब्ल्यू ब्रिटेन का 325। तो डब्ल्यू ब्रिटेन का 325 ये हमने प्लस कर दिया। ये फॉर्मेट है, इसका याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं इस फॉर्मेट की लॉजिक बताऊंगा जब आप कुछ सवाल कर चुकोगे तो, ठीक है। तो अब अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो माइनस ये वैल्यू है -2034 -37। कैलकुलेटर पे आप ऐसे कीजिएगा -2034 -37 + 325, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा 1746 माइनस में आ रहा होगा। अब देखो यही बैलेंस आ रहा है एडजस्टेड कैश बुक का, यानी कि जब अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए हैं, ये जब बैंक के पास जाएंगे ना तो यही सेम बैलेंस आ जाएगा जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है। देखो बेटा ये बैलेंस और ये बैलेंस अब सेम हो गया, तो साथ में मैंने लिख दिया बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। इसका मतलब है मेरी बैंक रिकंसिलिएशन रिकंसाइल हो गई, मैंने सारे डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लिए हैं। जी बेटा बात समझ आ गई है तो ओके लिख दें जल्दी से। जल्दी से बेटा क्विकली हरी अप बच्चों। दो तीन बच्चे और रह गए। गुड। अच्छा अब आपने करना क्या होगा बेटा, घर पे बैठ के आप यही सवाल दोबारा से करेंगे। होमवर्क आपने रीडू कर और उसके बाद आपने 30.7 करना है, इसी ऑर्डर में करने हैं सवाल। ये सवाल दोबारा से करेंगे आप, 30.7 करेंगे, 30.3 करेंगे, 30.4 करेंगे। अच्छा ये इस तरह यहाँ पर ओवरड्राफ्ट था ना, तो बीडी आपका शुरू में देखिए क्रेडिट साइड पर आया, जरा साफ कर दूं उसको, और यहाँ पर मैंने इसको माइनस वैल्यू में लिया है, ठीक है बेटा। तो अगर ओवरड्राफ्ट नहीं होगा तो आपने इसको प्लस वैल्यू में लेना है, यानी कि ब्रैकेट आप हटा देंगे और आप कैलकुलेशन में प्लस वैल्यू पे लेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा बस। तो 30.3 और 30.4 ऐसे सवाल है जिसमें ओवरड्राफ्ट नहीं है, नॉर्मल बैलेंस है। तो बेटा जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें सॉल्यूशन का, 10 सेकंड्स दे रहा हूं मैं आपको। फाइव फोर थ्री टू वन, और ये होमवर्क के समेत 30.4 के बाद आपने 30.2 और 30 ये रहने दो, 30.2 तक करना होगा आपने यहाँ तक बस, ठीक है। इसी ऑर्डर में करना होगा आपने, और बेटा आज ही करना है, अगर आपने कल बैठ के किया ये नहीं होगा, स्पेशली साइंस के बच्चों से तो बिल्कुल नहीं होगा। आज ही सर बैठ के क्वेश्चन ये भी सवाल दिखाना बेटा है। अभी आप दोबारा करेंगे। जी बेटा ये वही बुक है जो आपके पास आई हुई है व्हाट्सएप पे ना। ओके सर। चलो बाहर ये मैं दिखा देता हूँ, ये मैं दिखा देता हूँ। 30.7 स्क्रीनशॉट लें, 5 4 3 2 1, फिर 30.3 और 4 का एक साथ पिक्चर ले लें। जी 10 सेकेंड है आपके पास, पिक्चर ले लीजिए इसकी भी। 5 4 3 2 1, और फिर 30.2। एक सेकेंड मैं जरा इसको मिटा दूं। थर्टी पॉइंट टू पिक्चर ले लीजिए इसकी। 5 4 3 2 1। बेटा ऑर्डर चेंज नहीं करना, जिस तरह मैंने बोला है उसी तरह करना। पहले सवाल रीडू करेंगे आप दोबारा से, फिर आप इसी ऑर्डर में सवाल कीजिएगा, ठीक है। चलें बेटा, और किसी ने, अच्छा किसी ने 17 एंट्रीज मांगी थी, हरम ने, पता नहीं हरीम ने, तो 17 एंट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो मैं भी दिखा रहा हूँ।
जी बेटा 5 सेकेंड्स दे रहा हूँ आपको 5 4 3 2 1 जी बेटा 5 4 3 2 1 5 seconds 5 4 3 2 1 5 more seconds 5 3 2 1 जी स्क्रीनशॉट भी दे दिए मैंने ठीक है तकी और हरीम बेटा ऑल गुड मिल गए स्क्रीनशॉट्स आपको गुड हो गया ठीक है बच्चों चलो टेक केयर अल्लाह हाफिज़